हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का नॉवेल क्योंकि वो बीवियां बदलते थे का तीसरा भाग। गिरजा प्रसाद हमें ड्राइंग रूम में ले आए। रास्ते में विवा ने यह भी कह दिया था कि जो कुछ मैं पूछने वाली हूँ उसके जवाब देने के लिए मिसेस गिरजा प्रसाद भी सामने होनी चाहिए। हो सकता है जो बातें आपको ना पता उन्हें मालूम हो। गिरजा प्रसाद ने एक नौकर से अपनी मिसेज को ड्राइंग रूम में भेजने के लिए कह दिया था। वे जब वहां पहुंची तो रोते रोते आंखें सूजी हुई थी। रह रहकर उनमें अब भी आंसू भर आते थे। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अवंतिका से चाहती थी, मगर यहाँ पहुंची तो वह मौजूद ही नहीं। विभा ने बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप में से कोई मुझे उनमें से किसी सवाल का जवाब दे सके तो बहुत अच्छा होगा। आप पूछिए। गिरजा प्रसाद ने अपनी मिसेज की तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ मालूम होगा तो ज़रूर बताएंगे। 2 और 3 नवंबर की रात को रतन और अवंतिका कितने बजे घर आए थे और किस हालत में? ये बात तो 1 महीने से भी ज़्यादा पुरानी हो गई। इस तरह तारीख के साथ तो हम उनके लौटने का समय नहीं बता सकेंगे। आप भूल रहे हैं। मिसेज गिरजा प्रसाद ने गिरजा प्रसाद से कहा, उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। ओह, गिरजा प्रसाद को जैसे याद आया। हाँ तो विभा को जैसे कोई काम की बात निकलने की उम्मीद बंधी। मैरिज एनिवर्सरी थी तो रतन मुझसे मुझसे कहकर गया था कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी की इस रात को वे दोनों अकेले राज पैलेस के कमरे में सेलिब्रेट करेंगे। ओह, तो ये कारण था होटल राज पैलेस में कमरा लेने का, विभा ने कहा। अच्छा हुआ आपने ये बात मुझे बता दी। मेरे दिमाग में शुरू से ये सवाल अटका हुआ था कि इतना बड़ा बंगला होने के बावजूद रतन को दिल्ली की दिल्ली में होटल का कमरा लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अब वह पूरी स्टोरी फिट बैठती है। कौन सी स्टोरी? मत भूलिए, यह वह रात थी जिसमें बकौल खुद रतन के उसने होटल राज पैलेस के कमरे में चांदनी के साथ रेप किया था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बात तो हमें तब पता लगी जब इंस्पेक्टर जमील अंजुम ने यहाँ आकर रतन की मौत की सूचना दी और उसे सुनकर अवंतिका चांदनी को गालियाँ देने लगी। तब भी हमें उस घटना की डेट पता नहीं लगी थी। कोई कुछ भी कहे, एक माँ की ममता पुरजोर विरोध के साथ आग बनकर निकली थी। मैं उसे रेप नहीं कहूँगी। अगर रतन नशे में था तो चांदनी भी तो पिए हुई थी। औरत अगर बहकाने पर आए तो अच्छे से अच्छा मर्द बहक जाता है और बाद में औरत मर्द पर यह इल्ज़ाम लगा देती कि उसने रेप किया है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। विभा ने ज़रा भी देर किए बगैर बात पकड़ी। इस मामले में यह भी एक पेच है। कैसा पेच? गिरजा प्रसाद ने पूछा। इस मामले में औरत बड़ी चालाक होती है। अगर वह खुद भी बहक कर गैर मर्द के साथ वैसा कुछ कर बैठे तो अपने बचाव हेतु बाद में उसे रेप का नाम दे देती है। वैसा ही हुआ। मिसेस गिरजा प्रसाद उत्साहित थी। लेकिन मर्द भी कम चालाक नहीं होता, विभा ने कहा। वह अगर गैर औरत के साथ रेप भी करे तो उसके बारे में जब पत्नी को बताता है तो ये नहीं कहता कि उसने रेप किया है। यही कहता है कि सामने वाली ने उसे बहकाया और नशे में होने के कारण वह बहक गया। सारे घटनाक्रम को वह इस तरह पेश करता है जिससे उसकी गलती नजर ही ना आए या कम से कम नजर आए। मिसेस गिरजा प्रसाद चुप। क्यों गिरजा प्रसाद जी, ये स्वाभाविक है या नहीं? ये तो मानव प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है। पर यह स्वाभाविक बात रतन के मामले में क्यों नहीं हुई? उसने अवंतिका से साफ साफ क्यों कहा कि उसने चांदनी से रेप किया है? अपनी करतूत पर ठीक वैसे पर्दा क्यों नहीं डाला जैसे सब डालते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पर्दा नहीं डाला? गिरजा प्रसाद ने कहा। आपने क्या उनके बीच होने वाली बातें सुनी थी? उनके बीच होने वाली बातें तो नहीं सुनी, लेकिन वो बातें सामने ज़रूर आई हैं जो अवंतिका ने उस वक्त कही जब जमील अंजुम ने यहाँ आकर ये बताया कि रतन की हत्या छंगा बूरा ने की है और उन्हें सुपारी देने वाली चांदनी थी। आप भी गवाह हैं और मुझे जमील ने बताया कि उस वक्त अवंतिका ने छूटते ही ये कहा था कि चांदनी नाम की चंडालनी ने अपने साथ हुए रेप का बदला ले लिया। ऐसा कब कहेगी वे? तभी ना जब रतन ने उससे साफ साफ कहा हो कि उसने चांदनी के साथ रेप किया था। दोनों चुप। मगर मुझे अब भी नहीं लगता कि रतन ने अवंतिका से ऐसा कहा हो, विवाही बोली। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं। कभी आप कुछ कहती है कभी कुछ, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ गिरजा प्रसाद जी कि अवंतिका ने यह बात अपनी तरफ से बनाकर कही थी। पर अवंतिका ऐसा क्यों करेगी? ताकि जमील अंजुम को तुरंत ही वह कारण मिल जाए जिसकी वजह से चांदनी ने चंगा बुरा को रतन के मर्डर की सुपारी दी। आप कल्पनाएं कर रही हैं? नहीं, मैं कल्पना नहीं कर रही। इसका सबूत आपको अभी मिल जाएगा। विभा एक एक शब्द को जमाती बोली। अब मैं मर्डर वाली रात पर आती। वह तारीख तो याद होगी आपको? ऐसी मनूस तारीख को भला कौन माँ बाप भूल सकते हैं। वह 4 और 5 दिसंबर की रात थी जब इंस्पेक्टर जमील ने उससे पहले अवंतिका आई होगी। मतलब उसने रतन की किडनैप के बारे में बताया होगा। हाँ, बताया था। उसके मुंह से किडनैपिंग की डिटेल सुनकर आपको लगा होगा कि रतन को किसी ने फिरौती के लालच में उठाया है।
हाँ, लगा तो यही था। और जिस वक्त इंस्पेक्टर आया, सच्चाई ये है कि उस वक्त हम किडनैप करने वालों के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। दिलो दिमाग में इस बात की पूरी तरह तैयार कर चुके थे कि जो भी फिरौती मांगी जाएगी तुरंत ही चुकाकर अपने बेटे को वापस ले आएंगे। लेकिन जमील तो खबर ही कुछ और लेकर आया। अवंतिका की बेवकूफ़ी के लिए आपने उसे डांटा नहीं? डांटा? गिरजा प्रसाद ने कहा, बहुत डांटा। कौन सी बेवकूफ़ी के लिए? उसका थाने जाना बेवकूफ़ी तो थी। क्या कहा आपने? यही कि वे थाने क्यों गई, रिपोर्ट क्यों लिखवाई, सीधी घर क्यों नहीं आई? ऐसे मामलों की खबर पुलिस को देने से अपहरण हुए व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता है। उसने क्या कहा? रो रो कर बस यही कहती रही कि उसने वही किया जो उस वक्त सूझा। उसे लगा कि पुलिस मदद कर सकती है। झूठ बोल रही थी वह जानबूझकर पुलिस के पास गई। क्या कह रही हैं आप? ताकि पुलिस जल्द से जल्द रतन की लाश तक पहुंच जाए। आप पागल हो गई हैं क्या? भला उसे क्या मालूम था कि किडनैपर्स ने रतन की हत्या कर दी है? मालूम था गिरजा प्रसाद जी, उसे सब कुछ अच्छी तरह मालूम था। उसे यह भी मालूम था कि आपका बेटा 11 और 11:30 के बीच मर चुका था। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कहने के साथ उसने रिपोर्ट का कागज़ गिरजा प्रसाद के सामने पटक दिया। गिरजा प्रसाद व उनकी पत्नी इस तरह आंखें फाड़े उस कागज़ को देखते रह गए जैसे कत्तक करती कुतुब मीनार को देख रहे हो। बहुत देर तक वे कुछ बोल ही नहीं सके, बल्कि अंत तक भी नहीं बोल सके। विभा ने ही कहा, अब सोचिए, रतन 1:30 बजे जीवित अवस्था में अवंतिका के साथ कैसे हो सकता है? कैसे किडनैप कर लिया उसे किसी ने? ये झूठ अवंतिका ने क्यों बोला? यही तो पूछने आई थी मैं। अवंतिका से, मगर वह नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? कि इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? विभा जिंदल के इस रहस्योद्घाटन से उन दोनों के समूचे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया था। पागल से नजर आ रहे थे वे उस वक्त। सोचिए गिरजा प्रसाद जी, इतने बड़े झूठ के पीछे कोई तो कारण होगा। अगर आपको भी मालूम नहीं तो सोचने की कोशिश कीजिए, क्या कारण हो सकता है? हे भगवान! गिरजा प्रसाद ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या झमेला है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपकी समझ में आ रहा है? विभा का सवाल मिसेज से। वह इनकार में गर्दन हिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। इतना तो आप मान गए ना कि अवंतिका ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। इससे ये भी लगता है कि छंगा बूरा को खरीदने वाली वही थी। सारा केस खोलने के बाद जब इंस्पेक्टर यहाँ पहुंचा तो उसने चांदनी का नाम लेकर उसके साथ रतन द्वारा रेप की बात कहकर चांदनी को पूरी तरह रतन की हत्या के इल्ज़ाम में फंसा दिया। मगर अवंतिका ऐसा क्यों करेगी? वह अपने ही पति को वही तो जानना चाहती हूँ मैं आपसे। क्या अवंतिका और रतन में कोई अनबन थी? हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। गिरजा प्रसाद का जवाब। क्या किसी भी रूप में आपने कभी ऐसा महसूस किया कि वह रतन को पसंद नहीं करती? मिसेज गिरजा प्रसाद बोली, नहीं। कभी ऐसा महसूस किया हो कि रतन के मुकाबले वह किसी और को ज़्यादा पसंद करती है? हमने ऐसा भी कभी महसूस नहीं किया। अब जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ उसका जवाब खूब सोच समझ कर दीजिए। कहने के बाद विभा ने गिरजा प्रसाद और उनकी मिसेज को इस तरह देखा जैसे उन्हें कोई शौक देने वाली हो, और शॉक्ड से नज़र भी आने लगे थे वे। इस तरह विभा की तरफ देख रहे थे जैसे उसके मुंह से निकलने वाला सवाल जानने के लिए मरे जा रहे हो। और वे ही क्यों, मेरी, शगुन की और गोपाल मराठा की भी तो वैसी हालत थी। असल में हम भी तो नहीं समझ पा रहे थे कि उसके मुंह से निकलने वाला वह अगला सवाल क्या है जिसकी उसने इतनी भूमिका बांधी है। अशोक के बारे में आप क्या कहते हैं? विभा ने एकदम गिरजा प्रसाद और उनकी मिसेज की आंखों में झांका था। अशोक के बारे में? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। क्या अशोक और अवंतिका के बीच में कुछ था? दोनों में से किसी के मुंह से बोल ना फूटा। अवाक से खड़े रह गए थे वे। विभा के फेस की तरफ यूँ देखते रह गए थे जैसे समझ ही ना पा रहे हो कि उसने पूछा क्या है। फिर एक दूसरे की तरफ देखा। आप ये क्या कह रही है? गिरजा प्रसाद ने जैसे अपनी पत्नी का भी प्रतिनिधित्व करते हुए कहा। मणिशंकर से हमारे फैमिली रिलेशन तब से हैं जब रतन और अशोक पैदा भी नहीं हुए थे। उसी नाते अशोक और रतन की दोस्ती हुई। वह चांदनी के साथ चाहे जब यहाँ आ जाता था, रतन और अवंतिका उनके यहाँ जाते रहते थे। जिन रिलेशंस की बात मैं कर रही हूँ वे रिलेशंस इस किस्म की नज़दीकियों के कारण ही ज़्यादा पनपते हैं। ऐसा तो हमने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अशोक और अवंतिका ने मिलकर रतन की हत्या की और उसमें चांदनी को फंसा दिया ताकि बाद में अशोक और अवंतिका एक हो सके? हाँ, विभा ने साफ कहा, मैं यही कहना चाहती। और इस कहने के पीछे बहुत ही पुख्ता वजह है। क्या वजह? जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्विवाद रूप से ये साबित करती है कि अवंतिका ने झूठ बोला, उसी तरह चांदनी के एटीएम कार्ड का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि पैसे उसी के खाते से निकलकर छंगा बूरा की खोली तक पहुंचे। और चांदनी के अकाउंट से पैसे निकालना चांदनी के बाद सबसे आसान अशोक के लिए ही था। सीधी सीधी कहानी यह बनती है जिसे आप पहले ही समझ चुके हैं।
पर ऐसा होता तो अवंतिका क्यों मारी जाती? गिरजा प्रसाद ने सवाल उठाया। उसे किसने और क्यों मार डाला? इस बारे में बाद में सोचेंगे। इस वक्त हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अवंतिका ने कदम कदम पर झूठ क्यों बोले, और मनन कर रहे हैं कि उन झूठों से कौन कौन सी बातें फूट कर निकलती। हमारी समझ में ना आपकी बातें आ रही हैं ना ये झमेला। गिरजा प्रसाद वाकई बेहद त्रस्त नजर आ रहे थे। ऐसी पेचीदा बातों को समझने में आप ही का दिमाग सक्षम है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हत्यारा जो भी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब मेरी इतनी देर की मेहनत बेकार गई? विभा थोड़ी देर निराश नजर आई। आप मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहे। दोनों चुप। हर आदमी के साथ घटने वाली घटना का संबंध उसकी दिनचर्या से होता है। अचानक गोपाल मराठा ने आगे बढ़कर कमान संभाली। आप हमें अपने बेटे और बहू की दिनचर्या बताइए। दिनचर्या से मतलब? वे सारे दिन क्या करते थे? रतन मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाता था। बिजनेस इतना बड़ा और फैला हुआ है कि अवंतिका भी उसी में लग गई थी। बहरहाल पढ़ी लिखी थी। सारे दिन तो उन्हें इसी से फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को पार्टी वार्टियाँ। जो सारे दिन काम करते थे वे रात को डिस्को थैक या क्लब में चले भी जाते तो क्या गुनाह करते थे? क्या वे रोज़ जाते थे? नहीं। महीने में कितने दिन? 10-15 दिन। कितने बजे आते थे? क्लब और डिस्को थैक में तो देर हो ही जाती है। फिर भी आमतौर पर कितने बजे? यही कोई 1-2 या कभी कभी 3 भी बज जाते थे। मराठा उसे बहुत गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला। कभी कभी पूरी रात भी गुजर जाती होगी। सुबह के वक्त ही आते होंगे। हाँ, ऐसा भी हो जाता था, पर बहुत कम, महीने में 1 आध बार। क्या आप उनके ऐसे दोस्तों के बारे में कुछ बता सकते हैं जो अक्सर ऐसी पार्टियों में साथ रहते हो? अशोक और चांदनी थे। और मिसेस बिरला ने नाम बताने शुरू किए। मराठा हर नाम को गौर से सुन रहा था। उसी क्रम में जब उन्होंने संजय कपाड़िया कहा तो एकाएक चौका और बोला, संजय कपाड़िया? कहीं आप उसी संजय कपाड़िया की तो बात नहीं कर रही जो प्रसिद्ध उद्योगपति धनंजय कपाड़िया का बेटा है, जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं और जीके में रहते हैं? जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। रतन कभी कभी मुझसे अपने दोस्तों का जिक्र किया करता था। उन्हीं में उसका नाम भी आया था। संजय की पत्नी का नाम शायद मंजू। मराठा। विवाह रोमांचित सी थी। तुम चौंके क्यों? बात ही चौंकने की है। मराठा के फेस से ही लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा है। आप सुनेंगी तो आप भी चौंक पड़ेंगी। बल्कि अगर ये कहूँ तब भी गलत नहीं होगा कि आपका दिमाग चकरगिन्नी की तरह नाचने लगेगा। तो नचाओ ना। वह इनोवा, जिसे बकौल चंगा भूरा के उन्होंने होटल गुलमोहर की पार्किंग से चुराया था और बाद में जिसकी डिक्की से जमील अंजुम ने रतन की लाश बरामद की, इसी संजय कपाड़िया की थी। विवाह के बारे में तो खैर मैं नहीं कह सकता कि उसका दिमाग चकरगिन्नी बना या नहीं, लेकिन यह सोचकर मेरा जहन फिरकनी की मानन जरूर घूमने लगा था कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब कपाड़िया के घर पहुंचने पर पता लगा। हमारा अगला लक्ष्य स्वतः ही धनंजय कपाड़िया का रेजिडेंस बन गया था, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता वहीं से निकलने की उम्मीद थी। सो बिरला हाउस से सीधे उसी तरफ रवाना हुए। मैं और शगुन विवाह की लिमोजीन में थे। गोपाल मराठा 2 पुलिसियों के साथ एम्बेसडर में। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रास्ता मालूम न होने के कारण हम एम्बेसडर का पीछा कर रहे थे। दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब मैं विवाह से चाहता था। शगुन के दिमाग में भी ज़रूर रहे होंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी उससे कोई सवाल न कर सका। कारण था विवाह का अपनी सीट की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेना। 2 ही बातें हो सकती थी। या तो वह अपने दिमाग को आराम दे रही थी या बहुत गहराई से किसी विषय पर सोच रही थी। दोनों ही अवस्थाओं में उसे छेड़ना मुनासिब नहीं लगा। 30 मिनट तक वह उसी पोजीशन में रही। उसके बाद जिस भव्य बंगले के बाहर हमारी गाड़ियां रुकी, उसके मस्तक पर कपाड़िया विला लिखा था। आयरन गेट पर कई सशस्त्र गार्ड थे। गोपाल मराठा ने उन्हें अपना परिचय देने के बाद जब धनंजय कपाड़िया से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो पता लगा कि वे घर पर नहीं है। मराठा ने संजय के बारे में पूछा। वह घर में मौजूद था। गार्ड ने इंटरकॉम के जरिए अंदर खबर की। उसी पर मिले निर्देशों के मुताबिक हमें 5 स्टार होटल की लॉबी जैसे ड्राइंग हॉल में पहुंचा दिया गया। कुछ देर बाद संजय कपाड़िया के दर्शन हुए। यूँ लगा जैसे MTV का कोई एंकर सेट से उठकर सीधा हमारे सामने चला आया हो। कश्मीरी सेब जैसे रंग का वह लंबा लड़का सफ़ेद रंग की हाफ पैंट और सुर्ख लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए था। टी-शर्ट पर लिखा था, माई फादर इज़ माई ATM। सुनहरे कलर से रंगे बाल किसी जेल की मदद से खड़े थे। एक कान में पुंदा। आते ही बड़े मस्त अंदाज में बोला, हाय। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। इस बात की परवाह किए बगैर वह फिर बोला, कहिए ACP साहब, कैसे आना हुआ? पापा तो घर पर है नहीं। हमें तुम्ही से मिलना था, गोपाल मराठा ने कहा। मुझसे? मुझसे क्यों? जब तुम्हारी गाड़ी होटल गुलमोहर की पार्किंग से। फक यार। सुनते ही वह झल्ला उठा। एक गाड़ी क्या उठ गई, मैं तो परेशान हो गया पुलिस वालों से। वो क्यों? गोपाल मराठा हौले से मुस्कुराया। अगली सुबह मैं साला सोकर भी नहीं उठा था कि थाने से फ़ोन आ गया कि गाड़ी मिल गई है।
मैं पापा पर बिगड़ गया कि मिल गई है तो मैं क्या करूँ, मुझे कच्ची नींद ने क्यों उठा दिया, किसी ड्राइवर को भेज दीजिए, ले आएगा। पापा बोले बेटे कंप्लेंट कंप्लेंट, क्योंकि तुमने लिखवाई थी और कागजात भी तुम्हारे ही नाम है, इसलिए पुलिस गाड़ी तुम्ही को देगी। मर तक हफ्ता थाने पहुंचा, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को अलग अलग बार बार सारा किस्सा बताना पड़ा। उसके बाद जवाब मिला कि गाड़ी क्योंकि केस प्रॉपर्टी बन चुकी है इसलिए थाने से नहीं जा सकती, थाने से नहीं दी जा सकती, कोर्ट से रिलीज़ करानी पड़ेगी। मैं बहुत बिगड़ा, साली भाड़ में जाए गाड़ी, मेरी नींद खराब कर दी। मैंने तो कह दिया पापा से गाड़ी मिलती हो मिले, ना मिलती हो ना मिले, मैं अब उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। तब से बेही एप्लीकेशन लगाते घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता वो मिली या नहीं मिली, और नहीं मिली तो कब मिलेगी, ये सब पापा का मैटर है। गोपाल मराठा ने अब भी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जिस मैटर पर हम बात करने आए वो मैटर पापा का नहीं है। जल्दी बोलो किस मैटर पर बात करने आए हो। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, मुझे जिम जाना है, एक बार फिर उस रात का किस्सा बता दो। क्या है यार, बोर मत करो, तुम वो किस्सा सुनने मेरे घर तक में घुसाए, जानते भी हो मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मराठा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। सेठ धनंजय प्रसाद का इकलौता बेटा। मुझे जानते हो? उसके जबड़े बिछ गए थे। हाँ जानता हूँ, मैं लापरवाही से बोला। बताया था गार्ड ने, तभी तो अंदर बुलाया, पुलिस में एसीपी भी तो हो तो। उसके आगे के शब्द हलक में ही घुटकर रह गए, क्योंकि मराठा ने झपट कर उसकी अपनी चौड़ी हथेली से उसकी गर्दन पकड़ ली थी। ऐसा तब हुआ जब उसकी बदतमीजियां मराठा की सहन शक्ति से बाहर निकल गई। दांत पीसते हुए उसने भभकते अंदाज में कहा था, एक लफ्ज़ भी और ज़बान से निकाला तो जीप खींचकर यहीं तेरे बाप के इस कीमती कानून पर डाल दूंगा। उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने और मुंह से गूं गूं की आवाज़ निकालने से ज़्यादा अब संजय कपाड़िया कुछ नहीं कर पा रहा था, जबकि मराठा ने एक एक लफ्ज़ चबाया। बहुत देर से तेरे मुंह से यार यार जैसे शब्द सुन रहा हूँ, सोच रहा था बच्चा है, थोड़ी देर में समझ जाएगा कि पुलिस अफसर से किस तरह बात की जाती है, लेकिन तू यूँ समझने वाला नहीं लग रहा। उसका दम घुटने लगा था, खुद को छोड़ देने के लिए इशारा करने लगा। छोड़ता हुआ मराठा बोला, जो कुछ हम पूछने आए हैं वो सब यहाँ नहीं बताएगा तो पुलिस के टॉर्चर रूम में बताएगा, और इस बात को अच्छी तरह भेजे में उतार ले कि अपने जिस बाप को एटीएम समझता है उसकी सारी दौलत भी मेरी इच्छा के बगैर तुझे जेल से बाहर नहीं निकाल सकेगी। अपनी गर्दन सहला रहे संजय कपाड़िया के चेहरे पर अब थोड़े आतंक के भाव उभरे थे, मगर ऐसे भाव का एक आध लक्षण अब भी मौजूद था जैसे सोच रहा हो कि वक्त आने पर बताऊंगा। फौरन शुरू हो जा, उसी की तरह चुटकी बजाते मराठा ने कहा। क्या क्या हुआ था उस रात? एक बार फिर कुछ कहने के लिए संजय ने मुंह खोला ही था कि दरवाजे से आवाज़ आई, बता दो बेटे, अपनों से बड़े की और कानून की इज्जत करना सीखो। सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की तरफ घूम गई। वहाँ ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल संजय से इतनी मिलती थी कि एक ही नज़र में यह पता लगता था कि वह उसका पिता है। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था वह। उसे देखते ही एक बार फिर संजय के हौसले में उबाल सा आया। बोला, आप इस चोटके के पुलिस? संजय, धनंजय कपाड़िया उसकी बात पूरी होने से पहले जोर से सीखा, होश में बात करो। कमिश्नर अगर हमारे दोस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून से ऊपर हो गए। संजय सकपकाकर चुप रह गया। उस क्षण में ये नहीं समझ पाया था कि उसने वास्तव में अपने बेटे को डांटा था या हमें यह बताया था कि कमिश्नर उसका दोस्त है। बहरहाल गोपाल मराठा की तरफ बढ़ते हुए उसने बहुत ही शराफत से कहा था, इसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं ऑफिसर, आजकल की जनरेशन को तो तुम जानते ही हो। मैं भी आजकल की जनरेशन का ही हूँ। गोपाल मराठा इस बात के ज़रा भी प्रभाव में नज़र नहीं आया कि धनंजय कपाड़िया कमिश्नर का दोस्त था। ना ही मैं वैसे कपड़े पहनना बुरा समझता हूँ जैसे इसने पहन रखे, लेकिन इस बात में यकीन ज़रूर करता हूँ कि जिन बच्चों को परिवार की पाठशाला संस्कारवान नहीं बना पाती उन्हें पुलिस लॉकअप में संस्कार पढ़ाए जा सकते हैं। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे धनंजय कपाड़िया को उसकी बात, खासतौर पर उसका तरीका पसंद नहीं आया, परंतु अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, संजय ने बात गलत ढंग से भले ही कही हो लेकिन गलत नहीं कही। आम आदमी पुलिस से कतराते ही इसलिए क्योंकि पुलिस शरीफ लोगों के ही पीछे पड़ जाती है। अब इसी केस को ले लो, हमारी गाड़ी उठी, रात के 2 बजे बहू बेटे परेशान हुए, इसमें भला हमारा क्या कसूर है कि चोर ने उसकी टिक्की में लाश छुपा रखी थी, लेकिन परेशान हमें ही किया जा रहा है। अभी तक थाने बुलाकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, अब तुम यहीं चले आए हो। हमें भी बेवजह दर दर भटकने का शौक़ नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन अब जब गाड़ी वापस कराना आपके अख्तियार में ही नहीं रहा, उसे कोर्ट से ही रिलीज़ कराना पड़ेगा, तो उस बारे में बात करने से फ़ायदा ही क्या? कोर्ट अपना काम करती है जनाब, पुलिस अपना। आम लोगों को भी पुलिस वालों की मजबूरी समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है? हम रतन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रतन मर्डर केस की? इस बात पर संजय चौंका। उस केस की अब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? उसके हत्यारे तो उसी रात पकड़े गए थे। यह भी पता लग गया था कि हत्या चंगा बुरा नाम के बदमाशों को सुपारी देकर किसी चांदनी नाम की लड़की ने इसलिए कराई थी क्योंकि उसने उससे रेप किया था। वह सारी स्टोरी झूठी थी। जी, संजय हकला गया।
वह स्टोरी वह थी जो कातिल पुलिस को समझाना चाहता था, और जमील अंजुम नाम का इंस्पेक्टर कातिल को षड्यंत्र में फंस भी गया था। इसी जुर्म में वह लाइन की हवा खा रहा है। संजय का चेहरा फक पड़ गया था। शब्द थे कि स्वतः ही मुंह से फूटते चले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वो सब तुम्हारे समझने के लिए है भी नहीं। एकाएक संजय से मुखातिब होती हुई विभा ने कहा, तुम्हारे समझने की इस वक्त सिर्फ एक ही बात है, ये कि उस रात की कार चोरी की वारदात को एक बार फिर दोहरा दो। आप मुझसे सवाल करने वाली कौन होती है? ये वो हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि रतन मर्डर केस की खुली सारी स्टोरी गलत है। जमील इन्हीं की वजह से लाइन हाजिर हुआ। आपका परिचय? धनंजय कपाड़िया ने पूछा। और जब गोपाल मराठा ने विभा का परिचय दिया तो धनंजय के चेहरे पर उसके लिए सम्मान के भाव उभर आए, जबकि संजय के चेहरे पर वैसा कोई भाव नहीं उभरा। इससे जाहिर था कि उसने विभा के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि इस खबर ने संजय का रंग उड़ा दिया था कि हम जमील अंजुम द्वारा खोली गई स्टोरी को गलत समझ रहे थे। मराठा ने धनंजय कपाड़िया को मेरा और शगुन का परिचय भी दिया। सुनने के बाद उसने कहा, चलिए मान लेते हैं कि आप अपने इंस्पेक्टर द्वारा खोले गए केस से संतुष्ट नहीं हैं और उस केस की री इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर भी हमारा उस मामले से इससे ज़्यादा क्या मतलब है कि दुर्भाग्य से हत्यारा लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमारी कार का इस्तेमाल कर रहा था? वो सब बाद में, विभा ने कहा। सबसे पहले हम संजय के मुंह से उस रात की घटना की डिटेल सुनना चाहते हैं। बता दो बेटे, एक बार फिर बता दो क्या हुआ था। क्या बता दूं? एकाएक वह थोड़ा सतर्क सा नजर आने लगा था। इससे ज़्यादा बताने के लिए और है ही क्या कि उस रात मैं और मंजू गलमुहार होटल गए थे। जब वहाँ से निकले तो पार्किंग से गाड़ी गायब पाई। जाहिर है कि हमें अवाक रह जाना था। सो विभा ने टोका। होटल कितने बजे पहुँचे थे? करीब 11 बजे। घर से सीधे वहीं गए थे या कहीं और भी गए थे? घर से तो हम 9 बजे निकल गए थे। जाने कि उसने धनंजय कपाड़िया की तरफ देखते हुए जवाब दिया। 2 घंटे कहाँ रहे? चिढ़ सा गया वह। बोला, ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? सवाल नहीं करोगे तो? गोपाल मराठा गुर्राया। जो वे पूछ रही हैं सिर्फ उसका जवाब दोगे? ये तो गलत बात है ऑफिसर। धनंजय कपाड़िया का गुस्सा उसके लहजे से टपका। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी। संजय वो पूरी वारदात बता रहा है। उसके आगे पीछे ये कहाँ गए, क्या किया, ये इनका पर्सनल मैटर है। चाहे तो बताएं चाहे ना बताएं। इसे वह सब बताना पड़ेगा कपाड़िया साहब जो हम पूछेंगे। मराठा ने बेखौफ कहा। यहाँ नहीं तो थाने में बताएगा। ये तो नाजायज़ बात है, हमें कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। कहने के साथ उसने जेब से मोबाइल निकाल लिया था। आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मुजरिमों से किया जाता है। संजय के होठों पर मुस्कान उभरी, ऐसी जैसे अपने पापा को रंग में आया देखकर खुशी हुई हो। हमारी तरफ उसने ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहा हो कि अब देखूंगा तो मैं। ये लीजिए। विभा ने अपना मोबाइल निकालकर कान से लगाते हुए कहा। आपने तो मोबाइल सिर्फ निकाला है, मैं कमिश्नर साहब का नंबर भी डायल कर चुकी हूँ, स्पीकर भी ऑन है। बाप बेटे हक बकाए। तभी कमरे में कमिश्नर की आवाज़ गूंजी। कहिए बहुरानी, मिस्टर धनंजय कपाड़िया को जानते हैं आप? विभा ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लीजिए। कहने के साथ उसने मोबाइल धनंजय कपाड़िया की तरफ बढ़ा दिया। बौखलाए से कपाड़िया ने जल्दी से मोबाइल लिया और फिर बहुत ही सतुल्य शब्दों और लहजे में कमिश्नर को ये समझाया कि वे लोग इसके बेटे से पूछताछ करने आए हुए हैं। हम पूरा सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग नाजायज़ सवाल कर रहे हैं, ऐसे जैसे सिर्फ मुजरिमों से किए जाते हैं। पूरी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से कहा गया, कपाड़िया साहब, जिनके मोबाइल पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें शायद आप जानते नहीं हैं। हम ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि वे कभी किसी से नाजायज़ बात नहीं कर सकती। अगर वे आपके बेटे से इस तरह पूछताछ कर रही हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उस पर कोई शक होगा, और वे बगैर बुनियाद के शक करने वाली भी नहीं है। इसलिए अपने बेटे से कहें कि वे जो पूछ रही हैं उसका सही सही जवाब देता चला जाए, ये उसी के हित में होगा। धनंजय कपाड़िया का मुंह कुछ कहने के लिए खुला ज़रूर, लेकिन उससे कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि कमिश्नर की इतनी बात के बाद कहे भी तो क्या कहे। चेहरा फक पड़ा हुआ था। उससे ज़्यादा फक था संजय। पलक झपकते ही उसे अपने बाप की औकात पता लग गई थी। साथ ही पता लग गया था कि उस हस्ती का रुतबा जिसे वह कुछ समझ ही नहीं रहा था। विभा ने स्टैचू की मान खड़े धनंजय कपाड़िया के हाथ से अपना मोबाइल लिया और कमिश्नर को थैंक यू कहने के बाद संबंध विच्छेद करके कोट की जेब में रख लिया। सन्नाया हुआ धनंजय कपाड़िया तब तक ठीक से होश में भी नहीं आ पाया था जब विभा ने बहुत ही सौम्य लहजे में कहा, उम्मीद है कमिश्नर साहब से बात करके आपकी तसल्ली हो गई होगी। आप अगर परमिशन दे तो हम संजय से बाकी सवाल पूछ लें। पूछिए। ये लफ्ज़ खुद संजय के मुंह से निकले। 2 घंटे कहाँ रहे? यूं ही ड्राइव पर निकले हुए थे। काफ़ी लंबी ड्राइविंग की? जी, मतलब उन 2 घंटों में तुम किसी ऐसी जगह पर नहीं थे जहाँ से मालूम किया जा सके कि वहाँ थे भी या नहीं। आप मंजू से पूछ सकती हैं। ज़रूर, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर पूछूंगी। कहते वक्त उसके होठों पर बहुत ही मौक मुस्कान थी।
फिलहाल ये बताओ कि लौटकर पार्किंग में कब आए, कितने बजे गाड़ी गायब पाई? 2 बजे। 11 से 2, यानी 3 घंटे गुलमोहर में रहे। हाँ। इतनी देर क्या किए? डांस करते रहे फिर खाना खाया? वहाँ का स्टाफ तो ज़रूर जानता होगा तुम्हें, इसका क्या मतलब? सवाल मत करो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। गुलमोहर के स्टाफ का कोई आदमी तुम्हें जानता है या नहीं? नहीं। अजीब बात है, तुम वहाँ जाते रहते हो, इतने बड़े बाप के इकलौते बेटे हो, लेकिन स्टाफ का कोई आदमी नहीं जानता। मैंने कब कहा कि मैं वहाँ जाता रहता हूँ? मतलब उसी रात गए थे? गया था मैम, उससे पहले भी कई बार गया था। संजय पर झल्लाट सवार होने लगी थी, मगर अक्सर नहीं जाता था। दिल्ली में एक होटल नहीं है, सैकड़ों डिस्कोथेक हैं। हम कभी किसी में चले जाते हैं तो कभी किसी में। इसमें आपको क्या आपत्ति है? गुलमोहर में कितनी बार गए होगे? अब यूँ मैंने कभी गिना तो नहीं, अंदाज़न 4-5 बार। उस रात कोई मिला? मिला से मतलब कोई परिचित? बहरहाल तुम वहाँ 3 घंटे रहे, इतनी देर में कोई परिचित तो मिला होगा। नहीं, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई मिला हो। यानी ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये बता सके कि तुम दोनों वहाँ गए और 3 घंटे तक वहीं रहे? ना स्टाफ ना कोई और। भला हमें गवाह की क्या ज़रूरत है? मुमकिन है पड़ जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि... खैर, विभा ने जानबूझकर उसकी बात काटी। सुबह को जब तुम थाने पहुंचे तो पुलिस ने बताया तो होगा कि गाड़ी किसने चुराई थी और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? बताया था, लाश भी दिखाई होगी, कहा था इंस्पेक्टर ने, मगर मैंने देखी नहीं। क्यों? क्या करता देखकर? लाश भी कोई देखने की चीज़ है? मुझे तो वैसे ही सोच सोच कर अजीब सा लग रहा था कि ये कमबख्त मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश चूसे घूम रहे थे। और फिर मेरा मतलब ही क्या था किसी लाश से? मेरा मतलब अपनी गाड़ी से था। लाश का नाम तो सुना होगा? हाँ, बताया था इंस्पेक्टर ने। क्या? रतन। यह रतन बिरला? क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क ये पड़ गया कि रतन दिल्ली में बहुत हो सकते हैं, लेकिन रतन बिरला शायद एक ही था। इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाला तो यकीनन एक ही। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा। पूरा नाम सुनकर भी नहीं समझे कि लाश तुम्हारे दोस्त की है? दोस्त की? इस बीच संजय के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी विभा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रतन बिरला तुम्हारा दोस्त नहीं था? नहीं तो वह मेरा दोस्त क्यों होता? वह बौखलाया। ये है वो बात जिसकी वजह से तुमसे उस अंदाज में सवाल करने पड़े जैसे मुजरिम से किए जाते। कहने के बाद वह बहुत तेज़ी से धनंजय कपाड़िया की तरफ घूमी और बोली, आप सुन रहे हैं मिस्टर धनंजय? मेरे पास इस बात की बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन है कि रतन बिरला और आपके साहबजादे दोस्त थे। धनंजय कपाड़िया के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था, चीख सा पड़ा गया। संजय, ये क्या कह रही हैं? मेरी रतन से कोई दोस्ती नहीं थी। धनंजय ने विभा से पूछा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? हमें रतन के पेरेंट्स ने बताया कि रतन और अवंतिका आपके बेटे बहू के साथ पार्टी आदि मनाते रहते थे। अरे, संजय ने तुरंत पैतरा बदला, एक आध बार अगर वे पार्टियों में मिल गए तो इससे क्या वह मेरा दोस्त हो गया? मतलब परिचय तो था उससे, बहुत थोड़ा, चाहे जितना थोड़ा था। उस वक्त तुमने इंस्पेक्टर से ये बात कही क्यों नहीं कि तुम लाश को यानी रतन बिरला को जानते हो? इस बात का जिक्र करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। वजह? बेवजह ये बात उठती कि हत्यारों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी भी चुराई तो उसके परिचित की। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक यही कहना चाहती हूँ मिस्टर संजय। अपनी बात को पुरजोर अंदाज में कहने के साथ वह एक बार फिर धनंजय कपाड़िया की तरफ घूमकर बोली, आप भी इस बात को सुने मिस्टर धनंजय और गौर से सोचें। कथित हत्यारों ने रतन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी भी चुराई तो उसी के परिचित की, बल्कि मेरे हिसाब से तो दोस्त की। क्या ये इत्तेफाक है? मुंह में जबान की तो बात ही दूर, धनंजय कपाड़िया को काटो तो जिसमें खून की एक बूंद तक नहीं। वही हो गया पापा, संजय बोला, वही हो गया जिस वजह से थाने में मैंने पुलिस को ये नहीं बताया था कि रतन बिरला को मैं पहले से जानता था। उस वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि मैंने ये कहा नहीं और फालतू का ये सवाल उठा नहीं कि हत्यारों ने मेरी गाड़ी चोरी क्यों की। जिस लफड़े से बचने के लिए मैंने ये बात छुपाई थी वह आखिर उठी गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि हत्यारों ने मेरी गाड़ी उठाई? कई क्षण के लिए ड्राइंग रूम में खामोशी छा गई। फिर धनंजय कपाड़िया ने विभा से बहुत ही संतुलित शब्दों में यह कहकर उस खामोशी को तोड़ा, बात ठीक है आपकी, ये इत्तेफाक कोई छोटा नहीं है, मगर यदि आपके ख्याल से ये इत्तेफाक नहीं था तो आप क्या कहना चाहती हैं? क्या रतन की हत्या में संजय का कोई हाथ है? अभी ये कहना शायद जल्दबाजी होगी। बात खत्म हो गई। बात तो अभी शुरू हुई है मिस्टर धनंजय।
जैसा कि आपने खुद कबूल किया, जहां हत्यारों द्वारा लाश को ठिकाने लगाने के लिए मकतूल के परिचित की गाड़ी चुराना कोई छोटा इत्तेफाक नहीं है, वहीं ये सवाल अपनी जगह है कि संजय ने उसी वक्त थाने में रतन से अपना परिचय कबूल क्यों नहीं किया। उसका जवाब दे तो रहा है ये, हालांकि ये जवाब यकीन के काबिल नहीं है क्योंकि स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो ये होता कि रतन बिरला का नाम सुनते ही इसके मुंह से निकलता, अरे रतन को मार डाला इन्होंने, और कमबख्तों ने उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरी गाड़ी चुरा ली। मगर इसके मुंह से ऐसा नहीं निकला। मुझ में एक खास क्वालिटी ये है मिस्टर धनंजय कि जैसे ही कोई अस्वाभाविक बात होती है मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद शायद मैं इसके जवाब पर यकीन कर लेती, लेकिन इसने पिछले सवालों के जो जवाब दिए वे खुद कह रहे हैं कि मुझे इस जवाब पर यकीन नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से जवाब दे दिए संजय ने? पत्नी के साथ ये 9 बजे घर से निकला और फिर लोगों ने इन्हें रात के 2 बजे गुलमोहर की पार्किंग में हंगामा करते देखा। 9 और 2 के बीच 5 घंटे होते हैं। बकौल अपने ही ये एक भी ऐसा गवाह पेश करने की स्थिति में नहीं है जो कह सके कि हाँ मैंने इन्हें ड्राइव करते, गुलमोहर के डिस्को थैंक में डांस करते या वहाँ खाना खाते देखा था। इस बात की क्या गारंटी है कि वे 5 घंटे इन्होंने उसी तरह गुजारे जिस तरह संजय महाशय कह रहे हैं? ये मुझे इस बात का कोई सबूत दे दें, मैं इस बात पर भी यकीन मान लूँगी कि हत्यारों ने इत्तेफाक से इनकी गाड़ी चुरा ली थी, और इस बात पर भी कि रतन से परिचित होने की बात इसने लफड़े से बचने के लिए छुपाई थी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जब हम बाहर निकलें, भले ही चाहे जितनी देर के लिए, कोई परिचित देख ही ले। बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मगर मामला जब ऐसा फंस जाए तो 5 घंटे तक किसी परिचित का ना मिलना खटक जाता है धनंजय जी। वह मुझे खटक चुका है, और जो बात मुझे खटक जाती है उसकी तह में जाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठती। आप क्या धमकी दे रही हैं हमें? एक बार फिर कमिश्नर साहब से फ़ोन पर पूछ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे यही कहेंगे कि विभा जिंदल धमकियाँ नहीं दिया करती, बल्कि धमकियाँ देने वालों की खबर लेती है। वह कहती चली गई, विनम्र शब्दों में बस इतनी सी विनती है आपसे कि 2 दिन देती हूँ। इस बीच अपने लाडले से बात करके मुझे बता दें कि वे 5 घंटे इन्होंने कहाँ गुजारे। यदि मैंने पता लगाया तो बात अधूरी रह गई। कारण था विभा के मोबाइल से गायत्री मंत्र की धुन निकलना। उसने लॉन्ग कोट की जेब से उसे निकाला, डिस्प्ले स्क्रीन पर नाम पड़ा और ऑन करके कान से लगाती बोली, बोलो। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, मगर जो भी कहा गया वह ऐसा था जिसे सुनते ही विभा जिंदल की आंखों में एक खास चमक उभर आई। कोई और उस चमक का मतलब जानता हो या ना जानता हो, परंतु मैं जानता हूँ, और इसलिए मेरे सारे जिस्म में रोमांच की बहुत ही अजीब सी लहर दौड़ती चली गई। मैं जानता हूँ वह खास चमक उस जादूगरनी की आंखों में केवल तभी उभरती है जब उसे कोई खास कामयाबी मिल जाए। दूसरी तरफ वाले की बात सुनकर उसने कहा भी, गुड। उधर से पुनः कुछ कहा गया। विभा ने पूछा, पोजीशन बताई गई। सुनते सुनते विभा के चेहरे पर ऐसे भाव उभरते चले गए जिनसे बस इतना पता लगता था कि जो बताया जा रहा है वह हक में है। नहीं, विभा बोली, उस वक्त तक एक्शन बिल्कुल नहीं करोगे जब तक कोई मजबूरी ना आ जाए। याद रखो, तुम अकेले हो, वे 3, मामला उल्टा भी हो सकता है। दूसरी तरफ से पुनः कुछ कहा गया। हाँ वही कह रही हूँ, उसने कहा, एक्शन केवल तभी करोगे जब लगे कि वे तुम्हारे हाथ से निकलने वाले। मगर ध्यान से, चोट मत खाना, तुम फाइट मास्टर नहीं हो। दूसरी तरफ से शायद ये पूछा गया कि तुम कहाँ हो। तभी तो विभा ने कहा, ग्रेटर कैलाश फेज 2। एक बार फिर पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। विभा की आवाज़ ज़रूर हम सबके कानों में पड़ी। क्यों, तुम कहाँ हो? शायद बताया गया। ओह, लहजे में हल्की सी चिंता। टाइम तो वाकई लगेगा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी पहुंच सकती हूँ पहुंच रही हूँ। तुम बस अपनी नज़रों को पैनी बनाए रखो। फिर कुछ कहा गया। उसे सुनने के बाद वह बोली, ये तो वाकई प्रॉब्लम है, तुम वहाँ से हट नहीं सकते और मुझे कह रहे हो कि एकाएक वह बात का रुख बदलती बोली, ठीक है, मैं शादरा मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाती हूँ, वहाँ पहुँच तुम्हारा मोबाइल मिलाऊंगी। तुम रास्ता बताते रहना, मैं फॉलो करती रहूँगी। उस तरफ से शायद ठीक है जैसे ही कुछ कहा गया, तभी तो विभा बोली, ओके, और हाँ, अगर मेरे फ़ोन से पहले वहाँ कोई गड़बड़ हो या हालात में चेंज आए तो फ़ौरन खबर करना। इतना कहने के बाद उसने दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनने की कोई कोशिश नहीं की। संबंध विच्छेद करके मोबाइल कोट की जेब में डाला। उस वक्त विभा के चेहरे पर मौजूद उत्साह और रौनक देखने लायक थी, और फिर एकाएक उसका ध्यान ड्राइंग रूम के वर्तमान हालात पर गया। चेहरे पर मौजूद भाव तुरंत ही बदल गए। धनंजय कपाड़िया को घूरती सी बोली, तो मैं ये कह रही थी कि अगर उन 5 घंटों के बारे में मुझे पता लगाना पड़ा तो आपकी ये साहबजादे गंभीर मुसीबत में फंस जाएंगे। धनंजय कपाड़िया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे मौका दिए बगैर वो बोली, इस वक्त मेरे पास आपकी कोई भी सफाई सुनने के लिए टाइम नहीं है, आओ वेद। कहने के बाद वह एक क्षण के लिए भी वहाँ नहीं रुकी, तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं, शगुन और गोपाल मराठा भी लपके।
हकीकत यह है कि इसके साथ चलने के लिए हमें दौड़ना सा पड़ रहा था। इस वक्त उसके जिस्म में ऐसी चुस्ती फुर्ती नज़र आ रही थी जैसे गेंद पकड़ने के लिए झपकते वक्त कैफ की जिस्म में नज़र आती है। लीमोजीन तक पहुँचते पहुँचते मैं लपक कर उसके नज़दीक पहुँच गया था। पूछा, बात क्या है विवाह, किसका फ़ोन था? देर मत करो दोस्त, अब मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाने वाली हूँ। तमाशा? शगुन भी झपट कर हमारे करीब आया। ऐसा तमाशा जिसे देखकर तुम्हारे दिमागों के सारे तंतु हड़ताल पर चले जाएंगे। कहने के साथ उसने एक झटके से लीमोजीन का दरवाज़ा खोला और लपक कर उसमें जा बैठी। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा था, कुछ तो बताओ विवाह, हुआ क्या है? क्या कामयाबी मिली तुम्हें? इतने उत्साहित क्यों? धैर्य रखना सीखो दोस्त। पर क्यों आंटी? शगुन व्याकुल। बता क्यों नहीं रही? क्योंकि शादरा पहुंचने तक का समय मैं ये सोचने में गुजारना चाहती हूँ कि हालात ने जो करवट ली है उसमें इस मामले का ऊँट कौन सी करवट बैठने वाला है। कहने के बाद उसने सीट की पुष्ट से सिर टिकाकर उसी तरह आंखें बंद कर दी थी जैसे बिरला हाउस से कपाड़िया विला तक थी। मैं भले ही चुप रह गया हूँ, लेकिन इस बार शगुन ने यह नहीं सोचा कि उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा, अता पता तो बता दो आंटी, पहेली को हम खुद हल कर लेंगे। अभी पता नहीं कौन जला। क्या मतलब? ढूंढते रहो। कहने के साथ उसने हाथ उठाकर हम में से किसी को भी ना बोलने का इशारा किया। अगर रास्ते में भी मिल जाए तो मुझे शादरा पहुंचे पर ही बताना। और वाकई मैं और शगुन सारे रास्ते अभी पता नहीं कौन जला का मतलब ढूंढते रहे, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। विभा के निर्देश पर शोफर ने लीमोजीन तूफानी रफ्तार से चलाने की भरपूर कोशिश की थी, किंतु शाम का वक्त होने के कारण ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि वह अपने मन की ही नहीं निकाल पा रहा था। जहाँ भी ज़रा भी जगह मिलती वह गाड़ी को जंबो जेट बना देता। बावजूद इसके शादरा मेट्रो स्टेशन पहुँचने में 1 घंटा लग गया। 7 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था, इसलिए गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करनी गई थी। गोपाल मराठा और उसकी एम्बेसडर हमारे पीछे थी। स्टेशन पर पहुँचते ही विभा ने फ़ोन मिला दिया था। संपर्क स्थापित होते ही बोली, मैं पहुँच गई, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से शायद माकूल जवाब मिला क्योंकि विभा ने गुड कहा था। फिर शोफर से बोली, दाएं चलो, उधर ब्रिज के नीचे। शोफर ने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया। उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। विभा मोबाइल पर बताती जा रही थी कि हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ से रास्ता बताया जा रहा था। एम्बेसडर निरंतर फॉलो कर रही थी। 2-4 जगह कन्फ्यूजन भले ही हुआ हो, लेकिन अंततः हम नंद नगरी को पार करके हर्ष विहार पहुँच गए। फिर मंडोली की तरफ मुड़े। अंत में लीमोजीन एक ऐसी गली के बाहर जाकर खड़ी हो गई जिसके अंदर उस जैसी बड़ी गाड़ी तो क्या मारुति भी नहीं जा सकती थी। मगर मोबाइल पर दूसरी तरफ वाले के निर्देश वह अब भी ले रही थी और उन्हें लेते ही लेते गाड़ी से उतरी। शोफर को वहीं रुकने का संकेत करके गली के अंदर घुसी। जाहिर है कि हम उसके पीछे थे और हमारे साथ आ लगा था गोपाल मराठा। उसके चेहरे पर हमसे भी ज़्यादा हैरत के भाव थे। दोनों पुलिस वाले हमें फॉलो कर रहे थे। वहाँ रोड लैंप्स की भरपूर रोशनी थी। सकरी गली के कई मोड़ों पर मुड़े। उस वक्त विभा ने फ़ोन पर कहा था, ठीक कहा था तुमने, तुम्हारे पता बताने पर हम यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। और 5वें मोड़ पर मुड़ते ही वह बोली, गुड, अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हें भी मैं नज़र आ गई होंगी। दूसरी तरफ से शायद स्वीकार किया गया। तभी तो उसके बाद विभा ने मोबाइल का लास्ट स्विच दबा दिया था। मैंने चारों तरफ इस खोज में नज़र घुमाई कि आखिर किसे देख लिया है विभा ने, और तब मुझे श्रीकांत नज़र आया। विभा के 3 सहयोगियों में से एक। वह एक रोड लैंप के नीचे खड़ा था। उसे वहाँ देखकर मुझे और शगुन को झटका सा लगा, क्योंकि कम से कम हमारी नॉलेज में वह जिंदलपुरम से दिल्ली नहीं आया था, मगर आया था। उसकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाह थी। अब तो मुझे लगा अबेक और वीणा भी ज़रूर आए होंगे। इस बात की कल्पना तो मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। विभा जब इरादतन किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिंदलपुरम से निकली थी तो पूरी तैयारी से ही निकली होगी। श्रीकांत, अबेक और वीणा तो उसके हाथ पैर थी। उसके नज़दीक पहुँचते ही विभा ने पूछा, कहाँ है? वहाँ। श्रीकांत ने गली के अंतिम मकान की तरफ इशारा किया। हम सबकी नज़र उधर उठ गई। वह 2 मंजिला मकान था, छोटा सा, बक्से जैसा। उसका बंद दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था। तब से यहीं खड़े हो? विभा ने पूछा। श्रीकांत ने सम्मानपूर्वक कहा, जी। किसी को शक नहीं हुआ? आप देख ही रही हैं, गली में आवागमन बहुत कम है। जैसे ही कोई इधर से गुजरता है दाएं बाएं टहलने लगता हूँ। जब से वह अंदर गई है बाहर नहीं निकली। तीनों में से कोई भी नहीं? गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो सकता है कि पीछे की तरफ भी कोई दरवाज़ा हो। देख चुका हूँ। मकान की सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई और दरवाज़ा नहीं हो सकता। उसके तीनों तरफ दूसरा मकान है। कैसे कह सकते हो कि अंदर वही है? इसी सवाल ने दिमाग परेशान कर रखा था मेरा। उसके पीछे यहाँ पहुँचने के बाद आधा घंटा यही सोचने में लगा कि क्या किया जाए।
फिर तरकीब सूझी। मैंने सीधे जाकर उस मकान की घंटी बजा दी। उनमें से एक ने दरवाज़ा खोला। मैंने सीधे कहा कि रामलाल जी से मिलना है। वह चकराया, बोला यहाँ तो कोई रामलाल नहीं रहता। अब मैं चकराया, कहा क्या बात कर रहे हो, मुझे तो यही बताया था। उसने एड्रेस पूछा, मैंने वही बता दिया जो मकान के बाहर लिखा है। उसने असमंजस वाली अवस्था में कहा कि आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे रामलाल पर मेरे 5,000 रुपये चाहते हों। वह सारा मामला समझ गया। बोला जो लोग ऐसे लोगों को एड्रेस बताते हैं भाई साहब, जिसके उन पर पैसे चाहते हों, वे सही एड्रेस नहीं बताते। मैंने सॉरी कहा, उसे पहुंची तकलीफ के लिए माफ़ी मांगी और वहाँ से हट गया। मेरा काम हो चुका था। पहचाना कैसे? उसके एक हाथ में 6 उंगलियाँ। गुड, वेरी गुड। श्रीकांत से इतनी बातें करने के बाद विवाह के उत्साह में इजाफा हो गया। तुरंत ही मराठा की तरफ पलटती हुई बोली, वह यहाँ से तुम्हारा और तुम्हारे पुलिस वालों का काम शुरू होता है। उस मकान में पारो और छंगा बूरा है। छंगा बूरा? गोपाल मराठा के अलग से चीख निकल गई। मैं और शगुन हतप्रभ। क्या कह रही हो विवाह? वे तो मर चुके हैं। मैंने कहा था ना, अभी पता नहीं कौन जला है। हमारे दिमागों में धमाका सा हुआ। मुंह से निकला लेकिन श्रीकांत को क्या तुम बेवकूफ़ समझते हो? अरे मगर ये पारो का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। कौन पारो? भूल गए? चांदनी और अशोक जब छंगा बूरा की जली हुई खोली पर पहुँचे थे तो सबसे ज़्यादा हंगामा वही मचा रही थी। ओ मगर आंटी, मुझे जितने ही हैरान शगुन ने पूछा, श्रीकांत अंकल को पारो का पीछा करने की क्या सूझी? रामायण सुनाने का टाइम नहीं है बच्चे। शगुन से कहने के बाद वह अभी तक हकबकाए से खड़े गोपाल मराठा की तरफ घूमी और बोली, हैरानी की दुनिया से बाहर आओ मराठा और उन्हें अपने कब्जे में लूँ। याद रहे, हंगामा कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं नहीं चाहती गली में रहने वाले बाकी लोगों को ये सोचने का मौका मिले कि यहाँ क्या हो रहा है। सवाल तो लगभग वही गोपाल मराठा के दिमाग में भी चकरा रहे थे जिन्होंने हमारे दिमागों का मलूदा बनाया हुआ था, परंतु उस वक्त उन्हें उठाना शायद उसने मुनासिब नहीं समझा। यह वह समझ ही चुका था कि उसे क्या करना है। सो अब आगे आगे वह और उसके दोनों पुलिस वाले थे, पीछे मैं, विवाह, श्रीकांत और शगुन। दरवाजे पर पहुंचकर मराठा ने दाएं बाएं देखा। गली में हमारे अलावा किसी और को ना पाकर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया। कॉलबेल के बटन पर अंगूठा रखा। अंदर कहीं घंटी बजी। अपने कप्तान को ऐसा करते देखते ही पुलिस वालों ने भी कंधों पर लटकी बंदूकें उतारकर हाथों में ले ली, बल्कि दरवाजे की तरफ ऐसे अंदाज में तान दी जैसे लादेन को शूट करने को तैयार हो। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और फिर वाकई उसने आगे की सारी कार्रवाई ठीक उसी तरीके से की जैसे विवाह चाहती थी। दरवाज़ा भूरा ने खोला था, बस थोड़ा सा, इतना कि वह बाहर झाँक सके। उसी झिर्री को रास्ता बनाकर मराठा के रिवॉल्वर की नाल उसके माथे पर जा सकी। मुंह से निकला गुर्राटदार स्वर। आवाज़ निकली तो तेरे मुंह से निकलने वाली वह आखिरी आवाज़ होगी। बूरा सन यूं खड़ा रह गया जैसे जंगल का कोई मोड़ पार करते ही किसी हिरन ने अपने ठीक सामने खड़े सिंगराज को देख लिया हो। अंदर चल, उसने नाल से बूरा को ढकेला। यही क्षण था जब दोनों पुलिस वालों ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और उसके अगल बगल से निकलकर अंदर जा धमके। दरवाजे के तुरंत बाद छोटा सा आंगन, ठीक सामने 2 कमरे। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, दूसरे का बंद। पुलिस वाले बंद दरवाजे पर झपटे। शायद आंगन में मची हलचल के कारण दरवाज़ा खुद ही खुल गया। खोलने वाले ने जब आंगन का हाल देखा तो मुंह चीखने के लिए खुला, लेकिन चीख निकल नहीं सकी उससे। उससे पहले ही शगुन ने झपट कर उसे दबोच लिया था। उसका एक हाथ चंपा की गर्दन के चारों तरफ लिपटा हुआ था, दूसरा कुकर का ढक्कन बनकर मुंह पर। एक पुलिस वाले की बंदूक की नाल उसकी छाती से सट गई। खौफ की मारी पारो जरूर चीखने में कामयाब हो गई थी। 2 बार चीखने का मौका मिला उसे, लेकिन तीसरी बार ने। उससे पहले ही दूसरे पुलिस वाले की बंदूक की नाल उसके टैटवे को चूमने लगी थी। मुंह खुला का खुला रह गया। थर-थर कांप रही थी वह। पूरे कपड़े बस भूरा ने पहन रखे थे। छंगा के जिस्म पर बनियान और अंडरवियर था, पारो के जिस्म पर ब्लाउज और पेटीकोट। कपड़े बता रहे थे कि वे बंद कमरे में क्या कर रहे थे। दिमाग में भले ही ये सवाल भगदड़ मचा रहे हो कि ये सब हो क्या गया और हुआ कैसे, लेकिन घेरे ऐसे थे इतनी तेजी के साथ कि कुछ कर नहीं पाए। हालात जाल में फंसे मेमनों जैसी थी। सबसे पहले विवाह ने छंगा पारो से कपड़े पहनने के लिए कहा। इधर वे कपड़े पहन रहे थे, उधर गोपाल मराठा ने सिपाहियों को मकान की तलाशी लेने का हुक्म दिया। वे दोनों कपड़े पहन कर चुके ही थे कि एक सिपाही ने 1000 रुपए के नोटों की 3 गट्टियां और कुछ खुले नोट लाकर मराठा को दिखाते हुए कहा, इस दूसरे कमरे के अंदर से ये मिले हैं सर। हम उन नोटों को देखते रह गए। गिने खुले नोट 50,000 से कुछ ज़्यादा थे।
काफ़ी नोट इकट्ठे कर रखे हैं। मराठा भूरा को कहर भरी नजरों से घूरता बोला, कहाँ से आए? आप तो जानते ही होंगे सर, उसने गोलमाल जवाब दिया। छंगा और पारो कपड़े पहन चुके थे। विभा ने उनसे पूछा, यह मकान किसका है? हमें नहीं मालूम। छंगा भूरा का 100। तो फिर तुम कैसे रह रहे हो यहाँ? हमें उसने यहीं का पता दिया था, और मकान की चाबी भी। किसने? चांदनी ने। चटाक! छंगा के गाल पर इतनी जोर से चाटा पड़ा कि हवा में चक्कर गिन्नी सी खाकर वह आंगन के एक कोने में जा गया। यह चाटा भन्नाया हुआ मराठा के हाथ का था, और भन्नाया हुआ इतना ज़्यादा था कि यह एक चाटा मारकर ही नहीं रह गया, बल्कि झपट कर उसके नज़दीक पहुंचा। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर उठाया, गुर्राया, अभी भी झूठ बोल रहा साले? वह में आया, मैं झूठ नहीं। मराठा का हाथ एक बार फिर हवा में उठा ही था कि विभा जिंदल ने कहा, उसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं मराठा, वह झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि चांदनी का झूठ खोल रहा है। अपने चेहरे पर सारे जमाने की हैरानियां समेटे मराठा और शगुन विभा की तरफ देखते रह गए। आश्चर्य के इतने गहरे सागर में डूबे हुए थे कि मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाल सके। मैंने ज़रूर कहा, ये क्या कह रही हो विभा? वह सब जानने की यह माकूल जगह नहीं है। कहने के बाद वह मराठा की तरफ घूमी, इन्हें एम्बेसडर में डालो और अपने ऑफिस ले चले, वह जगह सबसे माकूल रहेगी। अब मैं एक ऐसी फ़ोन कॉल का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसे विभा ने हमारे सामने ही रिसीव किया और बातें की। वे बातें इतनी रहस्यमय थी कि हमारे सामने की जाने के बावजूद एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा। ना ये कि वह किससे बातें कर रही थी, और ना ही ये कि उन बातों का मतलब क्या था। आज मेरा दावा है कि अगर मैं उन बातों को समझ जाता तो इस केस की हर पट मेरे दिमाग में उसी समय उथलती चली जाती। अगर दुर्भाग्य ये था कि मेरी और शगुन की समझ में कुछ नहीं आया था। लिख इसलिए रहा हूँ कि अगर आपकी समझ में कुछ आ सके तो समझें और समझने की कोशिश करें कि विभा कितना बड़ा खेल खेल रही थी। कॉल लीमोजीन के आगे बढ़ते ही आ गई थी। विभा ने स्क्रीन पर नंबर देखा, कॉल रिसीव की और कान से लगाती बोली, कोई प्रॉब्लम? बोलो। दूसरी तरफ से शायद काफ़ी लंबी प्रॉब्लम बताई गई, क्योंकि विभा काफ़ी देर तक केवल हाँ हूँ ही करती रही। फिर एक बार बीच में कहा, मानना पड़ेगा काफ़ी दिमाग लगा रहा है कमबख्त, हर बार नया पैतरा लाता है। बीच बीच में उसके होठों से बहुत ही दिलचस्प मुस्कान की नन्ही नन्ही उंगलियां छेड़छाड़ करने लगती थी, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते चेहरा गंभीर हो गया। मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई। बोली, पर इस तरह तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर भी मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। हाँ, यह प्रॉब्लम तो वाकई है। तुम श्योर हो कि कोई खतरा नहीं है? तब ठीक है। ऐसा हो गया तो मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन एक बार फिर कहती हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके। कहने के बाद उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। कौन था विभा? मैंने पूछा। क्या बातें कर रही थी तुम? दिमाग पर उतना लोड डालना चाहिए प्यारे मित्र जितना वह सह सके, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग इतना लोड झेल पाएगा। खुद को कुछ ज़्यादा ही दिमागदार नहीं समझने लगी हो तो? मैं थोड़ा किलस किया था। मूड अंताक्षरी खेलने का है। वह मुस्कुराई। खेलोगे? भाड़ में जाओ। मैं समझ चुका था कि वह कुछ नहीं बताएगी। गोपाल मराठा के ऑफिस में पहुंचने के बाद छंगा भूरा ने जो कुछ बताया वह विवाह के अलावा हम सभी को शॉक कर देने वाला था। सबसे ज़्यादा शॉक शगुन था। मराठा भी उससे कम नजर नहीं आया। उस वक्त उनके हाव भाव देखने लायक थे। जब मराठा के कारिंदों ने छंगा भूरा को उस हाल में पहुंचा दिया जिसके बाद वे सच और सिर्फ सच ही बोल सकते थे, और उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी उन्होंने यही कहा, हमें सुपारी देने वाली चांदनी थी। वह कहाँ मिली तुम्हें? मैंने पूछा। खोली पर ही आई थी। वह तुम्हें यहाँ, तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं। पूछा नहीं कि वह तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? पूछा था। क्या बोली? कहने लगी, आम खाओ, पेड़ गिरने की कोशिश मत करो। और तुम आम खाने में जुट गए? सर, आम लाई भी तो बहुत रसीले थी वो। छंगा बोला। वैसे भी ये कोई खास बात नहीं थी। इस दुनिया में हर आदमी अपने काम के आदमी को ढूंढ ही लेता है। रात के कितने बजे की बात है ये? 12:30 बजे की। और 1:30 बजे तुमने रतन को खोजकर किडनैप करने के बाद कत्ल भी कर दिया। जादू का चिराग था तुम्हारे हाथ में? ना हमने किडनैप किया ना कत्ल। तो किया क्या तुमने? किस बात की सुपारी मिली थी? रतन बिरला की लाश को ठिकाने लगाने की। और अगर सही ढंग से कहा जाए तो ठिकाने लगाने की भी नहीं। छंगा ने भूरा की बात को काटते हुए कहा, असल में चांदनी ने वह सुपारी हमें इसलिए दी थी कि हम रतन बिरला की लाश के साथ पुलिस के हाथ लग जाए। वही हमने किया। एक मोटरसाइकिल पर पुलिस वालों को देखते ही इनोवा की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसका ध्यान हम पर जाना ही जाना था। वही हुआ। पट्टे ने तुरंत ही पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें घर दबोचा। थोड़ा सा ड्रामा करने के, यानी पुलिस की पिटाई झेलने के बाद हमने वही बयान दिया जो चांदनी ने समझाया था। क्या बात कर रहे हो? मैं अकला गया। चांदनी ने तुमसे ये कहा था कि अपने बयान में तुम्हें उसी का नाम लेना है? ये कहना कि उसने तुम्हें रतन के मर्डर की सुपारी दी थी? ये बताया था कि इस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ पैराडाइज होटल में होगा, और उसके बाद तुमने उसी के कहने पर रतन को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी?
यही बयान तो दिया था तुमने पुलिस को? 100%। और ये सब कहने के लिए तुमसे खुद चांदनी ने कहा था? हाँ। कैसे हो सकता है ऐसे? कैसे? मैंने अपने चेहरे पर सारे जमाने की हैरानी समेटे विभा जिंदल की तरफ देखते हुए कहा, सुन रही हो इन लफाड़ियों की बातें? झूठ बोल रही मराठा। ये और खुराक मांग रहे हैं। तुम्हारे आदमी ने इनकी ठीक से खातिरदारी नहीं की। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक लड़की ने इनसे वह बयान देने के लिए कहा जो उसी को फंसा रहा था, उसी को रतन बिरला का प्यारा साबित कर रहा था? चीख चिल्लाहट भरे मेरे इन सवालों के जवाब में कोई कुछ नहीं बोला। जवाब कौन देता? सबके चेहरों पर वही सवाल तिरक रहे थे जो मैंने पूछे। लेकिन यहाँ शायद मैं थोड़ा गलत लिख गया। वे सवाल बाकी सबके चेहरों पर भले ही थे, परंतु विभा के चेहरे पर नहीं। और ऐसा भी होता तो शायद मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता था। विभा के चेहरे पर कोई कोई भाव भी ना होता, तब भी मैं शायद इतना नहीं भड़कता। भड़का तो इसलिए क्योंकि उस जालिम की गुलाब की पत्तियों से होठों पर मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर चीख पड़ा। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो विभा? मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी से खुद ही को फंसाने वाला बयान दिलवाए? इस मामले में ऐसा ही हुआ, उसने शांत स्वर में कहा। पर कैसे? क्यों? इस बात ने तो हमारे दिमागों की कलपुर्जे भी हिलाकर रख दिए थे साहब। छंगा बोला। जब उन मोहतरमा ने यह कहा कि पकड़े जाने पर तुम्हें ये कहना, तो ये सोचकर खोपड़ी का दिवाला तो हमारा भी निकल गया था कि ये मोहतरमा कह क्या रही हैं। इसलिए बार बार पूछा था कि यही कहना है ना। और जब बार बार पूछने पर भी यही कहने के लिए कहा तो हमने कहा, मोहतरमा अगर तुम्हें हत्या के इल्जाम में फांसी पर झूलने का इतना ही शौक है तो कान को इतना घुमा कर क्यों पकड़ रही हो? हमें लफड़े में डालने की जरूरत ही क्या है? सीधी थाने ही जो पहुंच जाओ और खुले हम कह दो कि तुमने हत्या की है। हमारा दावा है उस हालत में भी तुम्हें उतनी ही सजा मिलेगी जितनी हमारे बयान के बाद मिलने वाली है। जवाब में क्या कहा उसने? मैं पागल हुआ जा रहा था। टपट दिया हमें। कहने लगी, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना कहा जा रहा है उतना करो। उसके बाद हमारी क्या मजाल थी जो ज्यादा ची चपड़ करती? पूरा ने छंगा की तरफ इशारा करके कहा। मैंने इससे कहा, लाख कमाने तो दिमाग की ताक पर रख दे भैया। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे जैसे छुट्टे भैया के दिमागों में फिट नहीं होंगी। और फिर मैंने इसकी बात मानी। छंगा बोला, 2 लाख? मैं चिंका, 2 लाख की बात कहाँ से आ गई? चांदनी ने तो तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे ना? पागल हो गए हो साहब? बुरा बोला। 50,000 में भला हत्या के इल्जाम में जेल जाने को कौन तैयार हो जाएगा? माना कि ऐसे कामों की शेयर काफी गिर गए, मगर इतने भी नहीं गिरे हैं। यानी उसने तुम्हें 2 लाख दिए थे? 2.5, 50 उसी के प्लान के मुताबिक पकड़वा दिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। शुरू से बताओ क्या हुआ था? तुम्हारी खोली पर आकर चांदनी ने क्या क्या कहा था? जनाब, बात बस इतनी सी है कि वे उसी इनोवा में हमारे पास आई थी जिसे बाद में हमने उन्हीं की इच्छा के मुताबिक पकड़वाया। इनोवा में आई थी? मैं एक बार फिर चकराया। उसे तुमने गुलमोहर की पार्किंग से नहीं चुराया? ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही हुजूर कि वो सब उन्हीं मोहतरमा के हुक्म पर पुलिस के सामने मारी गई हमारी गप्पें थी। ना हमने कहीं से कोई लाल मारुति चुराई, ना रतन बिरला को किडनैप किया और ना ही उसका मर्डर किया। जब यही सब नहीं किया तो गुलमोहर की पार्किंग से इनोवा चुराने और लाश को उसमें ट्रांसफर करने की बात कहाँ से आ गई? सच्चाई यह है कि लाश को तो हाथ तक नहीं लगाया हमने। भूरा की चुप होते ही छंगा ने कहा, हत्या वत्या करने का हौसला होता तो छोटी मोटी चोरियां क्यों किया करते? वह पट्टी तो पका पकाया पकवान लिए खोली पर पधारी थी। पके पकाए पकवान से मतलब लाश। तो क्या? आते ही बोली, 2 लाख कमाना चाहते हो? हमारी तो आंखें फट पड़ी। दिल बल्लियों उछलने लगा। एक दूसरे की तरफ यह पुष्टि करने के लिए देखा कि तूने भी वही सुना जो मैंने सुना, क्योंकि इतनी मोटी रकम कमाने का तो हमने कभी ख्वाब तक नहीं देखा था। जब पुष्टि हो गई तो खाट पर सिकड़ी पड़ी, दरी दुरुस्त की। मोहतरमा से उस पर बैठने के लिए कहा, मगर वह बैठी नहीं। हमने पूछा, करना क्या होगा मोहतरमा? किसी का कत्ल वत्ल करना तो हमारे बूते से बाहर की बात है। तब उसने कहा, कत्ल करना नहीं है, वह हुआ है। हम दंग। बोले, कत्ल ऑलरेडी हुआ पड़ा है? उसने हाँ कहा तो हमने पूछा, फिर हमें क्या करना है? उसने कहा, उस लाश के साथ खुद को पुलिस के चंगुल में फंसाना है और यह कहना है कि कत्ल तुम्ही ने किया। हमारी अवशंट। बोले, कोई और घर देखो मोहतरमा। दिल्ली में अकल के इतने अंधे नहीं रहते कि 2 लाख में किसी और के द्वारा किए गए कत्ल के इल्जाम में खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ा लें। तब उसने कहा, इस बात की गारंटी मेरी है कि वो सबके बावजूद तुम्हारा बाल तक बाका नहीं हो। हमने पूछा, वो कैसे? तब उसने ये सब बताया जो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, जिसे सुनकर हमारे दिमागों की कलपुर्जे हिल गए थे और जिसके बारे में सवाल करने पर उसने हमें टपट दिया था। कहा था कि कोर्ट में तुम अपने बयान पर डटे रहकर सरकारी गवाह बन जाओगे और जो भी सजा होनी होगी मुझे होगी। खोपड़ी तो खैर हमारी नाच रही थी, लेकिन उससे 2 लाख का लालच भी नहीं निकल पा रहा था।
आप वही आंखों में एक दूसरे से बातें की। फिर लगा कोई रिस्क नहीं है, हत्या के इल्ज़ाम में जेल यात्रा करेंगे तो अपनी बिरादरी में रुतबा भी बढ़ जाएगा। छोटे मोटे गुंडे तो साले इस खौफ से थर्राए दूर से ही सलाम। हौका करेंगे कि छंगा पूरा लाश भी बचा सकते हैं। अखबार शखबार में छपेगा, टीवी शीवी वाले हीरो बना देंगे, जो कि आजकल वे फ्री में करते हैं, तो अपना भी नाम भाइयों में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद तो सेठ लोग फ़ोन पर ही हफ्ता पहुंचा दिया करेंगे, भविष्य में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हकीकत यह है कि हमें लगा हल्दी हल्दी लग रही है न फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा आने वाला है, सो तैयार हो गए। तब उसने हमें 2.5 लाख दिए, हजार के सुर्ख नोटों की 2 गड्डियाँ और कट्टी रही 500 के 100 करारे नोट। बोली एक 50 को खोली में रख दो, क्योंकि पुलिस को बरामद कराने। 2 लाख ऐसी जगह जहाँ पुलिस कभी पहुँच ना सके। हमें लगा पुलिस को तो फ्री फंड का पैसा मिलने वाला है, सो कहा पुलिस को बरामद कराने के लिए 25 काफ़ी नहीं है। उसने हमें फिर डपट दिया। उसके बाद वह हमें खोली के बाहर खड़ी इनोवा के पास ले गई। उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था। टिक्की उठाकर उसमें ठुसी रतन बिरला की लाश दिखाई। क्या उस वक्त लाश पर क्यों लिखा था? हमने ध्यान नहीं दिया साहब, छंगा बोला। भूरा ने कहा लिखा ही होगा, क्योंकि हमने तो लाश ज्यों की त्यों पुलिस तक पहुंचा दी थी, उसे छेड़ा तक नहीं। उसके बाद उसने कहा तुम्हें इसे यहाँ से ठीक 2 बजे लेकर निकलना, और ऐसे ड्रामे के साथ खुद को पुलिस के चंगुल में फंसा देना है जैसे भागने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद तुमने वही किया। सिर्फ भाई, भूरा ने तेजी से कहा। एक बार फिर सुन लो, न गाड़ी चुराई, न किडनैप किया, न कत्ल। खोली जलने का क्या चक्कर था? वह सब भी उसी मोहतरमा का खेल था। हमें तो बहुत घिसी हुई लगी वो। पट्टी की किसी बात का मतलब ही समझ में आकर नहीं दे रहा था। उस रोज सुबह ही सुबह आई, बहुत घबराई हुई थी। बोली लगता है मैं तुमसे किया वादा नहीं निभा सकूंगी। हमने पूछा कौन सा वादा? बोली कोर्ट से तुम्हें बचाने का वादा। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, बहुत सोच समझकर उसका ऑफर कबूल किया था। और उसमें यह बात तो सबसे पहले सोची थी कि अगर किसी स्पॉट पर उसने पैतरा बदलने की कोशिश की तो हमें क्या करना है। वही करने के लिए कुछ यूँ का, अगर नहीं बचा सकी मोहतरमा तो हमारा हाजमा भी इतना दुरुस्त नहीं है, हम कोर्ट के सामने सच्चाई उगल देंगे। हमारे इतना कहते ही पट्टी के पित्ते ढीले हो गए। लगी हमारे सामने गिड़गिड़ाने। मुझे गलत मत समझो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम बचे रहो, बल्कि मेरा तो फ़ायदा ही है तुम्हारे बचे रहने में। लेकिन मेरे वकील का दावा है कि वह तुम्हें 2-3 डेटों में ही तोड़ लेगा और साबित कर देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमने ठसके से कहा अरे छोड़ो उसे, हम उसे भुगत लेंगे। मगर वह बहुत डरी हुई थी, हमारी बात पर यकीन नहीं किया। कहने लगी वकील से बचने का केवल एक ही तरीका है, ये कि दुनिया की नज़र में तुम मर जाओ। हमने कहा ऐसा भला कैसे हो सकता है? वह बोली अगर तुम्हारी खोली में आग लग जाए और ये उड़ जाए कि तुम उस आग में जलकर मर गए हो, तो वकील अदालत में अपने सवालों से कैसे तोड़ेगा? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा सटिया गई हो क्या मोहतरमा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इस बात उससे पहले ये साला छंगा बोल पड़ा। हो क्यों नहीं सकता? वोट खर्च किए जाए तो सब कुछ हो सकता है। मैं चौंका, इसकी तरफ देखा। इसने मेरी तरफ आंख मारी और मोहतरमा से मुखातिब होकर बोला हो तो ठीक वही जाएगा मोहतरमा जो तुम चाहोगी, मगर उसके अलग से 2 लाख लगेंगे। मैंने फन्ना कर कहा अबे ये क्या कह रहा है तू? आग तो चल मैंने मान लिया कि गोली में लग जाएगी, लेकिन दुनिया वाले बड़े सियाने हैं, जब उससे कोई डेड सेट बॉडी नहीं मिलेगी तो फौरन समझ जाएंगे कि छंगा बूरा ने कानून से बचने के लिए कोई चाल चली है। छंगा ने कहा खोपड़ी लेकर पैदा हुआ था बेटा, तेरी तरह ऊपर वाला माला खाली नहीं है, लोगों को हमारी लाशें भी मिलेंगी। मेरे ये पूछने पर कि ऐसा कैसे होगा, इसने सीधे मोहतरमा से कहा कि 2 लाख दो तो ये करिश्मा भी करके दिखाओ। वह पट्टी तो फौरन से भी पहले तैयार हो गई, और हमने वैसे ही किया। कैसा किया? उसी रात कब्रिस्तान में गए, कब्रें खोद कर 2 लाशें निकाली और झोपड़ी में ले आए। आग लगी और 2 लाशें पाई गई, और तुम यहाँ आ गए। बता ही चुके हैं, यहाँ का पता और चाबी भी चांदनी मोहतरमा ने ही दी थी। सख्ती से कहा था कि यहाँ से बाहर बिल्कुल ना निकलें, लेकिन इस तरह तुम यहाँ कब तक रह सकते थे? यही सवाल हमने मोहतरमा से किया था। कहने लगी अब तुम्हें फ़ौरन में रहना है। हमारे तो दिमागी अमेरिका जाने वाले हवाई जहाज की तरह उड़ने लगी। सोचने लगे कि यह मोहतरमा हमारी लाइफ में करिश्मे की देवी बनकर आई है। अमेरिका तक घुमाने को तैयार है। हम फ़ौरन तैयार हो गए। उसने कहा तुम्हें विदेश भेजने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा आदि की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारे नाम से नहीं बन सकते। तुम्हें नकली नाम, फ़ोटो और पासपोर्ट के साथ भेजा जाएगा। उस सब का इंतज़ाम करने में 10-15 दिन लग सकते हैं, तब तक यहीं रहोगे। हमें भला क्या दिक्कत हो सकती थी? सो पड़े थे, लेकिन उससे पहले ही आप आ गए। मैंने खामोश बैठी पारो की तरफ देखते हुए पूछा पारो का इस सारे मामले से क्या संबंध है?
पारो का संबंध इस मामले से नहीं साहब, गधे के इस बच्चे से है। बूढ़ा ने छंगा की तरफ इशारा करके कहा। मैंने इससे पहले ही कहा था कि बड़े बड़े भाई लोग अगर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो उसका राज यही है कि वे किसी एक लौंडिया के चक्कर में नहीं पड़ते, पैसा फेंकते हैं और रोज नई लौंडिया को अपने चक्कर में फंसाते हैं। इसलिए तू भी पारो को भूल जा, अपनी खोपड़ी से उसके इश्क के भूत को उतार फेंक। और वैसे भी अब जब हम अमेरिका जा ही रहे हैं तो उससे मतलब ही क्या रहे हैं, अब तो टीना क्रिस्टीना से खेलेंगे। मगर ये उल्लू का पट्टा नहीं माना, कहने लगा पारो के बगैर तो मैं एक सांस तक नहीं ले सकता। मोहतरमा से कहूँगा कि हमारे टिकट के साथ साथ अमेरिका के लिए उसका टिकट भी कटा दें। मैंने समझाया कि मोहतरमा इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगी। तब बोला अच्छा ठीक है, एक बार फ़ोन तो कर लेने दो उसे। बेचारी ये सोच सोच कर हल्कान हो रही होगी कि उसका चंगा परलोक सिधार गया, कहीं आत्महत्या ही ना कर ले बहू। एक दिन मैं कह भी रही थी कि अगर तुम ना रहे चंगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने बहुत समझाया इसे कि यार ये सब कहने की बातें होती हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लेकिन ये नहीं माना और किसी भी तरह नहीं माना। मैं तो मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में मैंने इसे परमिशन दे दी। मुंह पर ठाटा शाटा लपेट कर पहुंच गया नज़दीक के पीसीओ पर और घुमा दिया उस मोबाइल का नंबर जो इसने पहले ही खरीद कर पारो को दे रखा था। पहले तो पारो बेचारी मरे हुए छंगा की आवाज़ सुनकर इस तरह कांपने लगी जैसे भूत के सामने खड़ा आदमी कांपता है। किंतु जब इसने यकीन दिलाया कि मैं जिंदा हूँ तो मारे खुशी के बन्नियों फूटने लगी, मिलने को कहने लगी। जब इसने कहा मैं मिल नहीं सकता, किसी से कहियो भी मत कि मैं जिंदा हूँ, तो बोली मिलने नहीं बुलाएगा तो सबसे कह दूंगी। इसकी आवाज़ शंट हो गई, या यूँ भी कह सकता हूँ कि इस साले का मन भी मिलने को कर रहा होगा। सो उसे यहाँ का पता बता दिया और कहा कि सावधानी से छुपती छुपाती आए ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग उसी के जरिए वहाँ पहुँचे होंगे। तुम्हारा यकीन बिल्कुल दुरुस्त है, मुस्कुराती हुई विभा जिंदल ने कहा था। जैसे ही मुझे यह पता लगा कि जब चांदनी और अशोक जली हुई खोली पर पहुंचे थे तो पारो वहाँ दाढ़े मार मार कर रो रही थी और दूसरी खोली वालों ने यह बताया था कि वह चंगा से मोहब्बत करती थी। मेरा आदमी तभी से पारो पर नजर रखे हुए था। बुरी तरह हैरान और उलझे हुए से नजर आ रहे गोपाल मराठा ने पूछा, आपको ये सब कहाँ से पता लगा? मेरे अपने सूत्र होते हैं, वह बात को घुमा गई। लेकिन विभा, मैंने कहा, यह पता लगने पर भी कि पारो चंगा से मोहब्बत करती थी, तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल क्यों आया कि उस पर नजर रखनी चाहिए? क्या तुम्हें इस बात का शक हो गया था कि छंगा पूरा जिंदा हो सकते हैं? इनके रतन मर्डर केस में इन्वॉल्व होने के केवल एक हफ्ते बाद खोली में लगी आग सद्दे पैदा करती थी। खासतौर पर यह बात कि आग केवल इन्हीं की खोली में लगी। उस वक्त मुझे ये इल्म तो नहीं हुआ था कि ये जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर लगा था कि उस आग के पीछे कोई भेद ज़रूर है और उस भेद तक पारो के जरिए पहुंचा जा सकता है। एकमात्र वही थी जो इनके नज़दीक थी, इसलिए श्रीकांत को उस पर नज़र रखने का काम सौंपा। परिणाम सामने। लेकिन इन सब बातों का आखिर मतलब क्या हुआ? मेरी समझ में अब भी ठीक से कुछ नहीं आ रहा था। चांदनी से ठीक ही तो कहा था छंगापुरा ने। रतन बिरला की हत्या के इल्जाम में अगर उसे खुद ही को फंसाना था तो कान को इतना घुमा कर क्यों पकड़ा उसने? छंगापुरा का इन्वॉल्व क्यों किया? लाश लेकर सीधी थाने क्यों नहीं पहुंच गई? वहां जाकर सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे जादूगर नहीं समझते हो? उसने मेरी बात काटी। शगुन ने तुरंत कहा, वो तो तुम वही आंटी। अब देखिए ना, खुलते खुलते किस्सा वहीं खुल गया जिसकी आपने पहले ही संभावना व्यक्त कर दी थी। ये कि छंगापुरा ने सिर्फ गलत फहमी है बच्चे, तेरी भी और तेरे इस पप्पू जान की भी। वह अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ कहती चली गई, यह अपने उपन्यासों में जब मेरे बारे में लिखता है तो नमक मिर्च का छौंका लगा देता है। हकीकत यह है कि मेरे पास कोई जादू नहीं है। पेचीदा सवालों के जाल में मेरा दिमाग भी उसी तरह उलझता है जिस तरह तुम्हारा उलझता है, और उन सवालों के जवाब मैं भी नहीं दे सकती जिनका जवाब देने का कोई बेस नहीं होता। वैसे ही ये सवाल भी है कि चांदनी ने वैसा क्यों नहीं किया? छंगापुरा वाला खेल क्यों खेला? इस सवाल का जवाब चांदनी ही दे सकती है। वही कहना चाहते तो चला चांदनी के पास? शगुन ने पूछा। चलो। विवाह तुरंत खड़ी हो गई। सॉरी विवा जी, मराठा ने कहा, मैं वहां नहीं जा सकूंगा। वजह? विवा के चेहरे पर चौंकने के भाव उभरे। मुझे कोई ज़रूरी काम है। ओके। कहने के बाद विवा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं और शगुन उसके पीछे लग गए। बताओ। मेरे दिमाग में यह सवाल ज़रूर कौंध रहा था कि जिन सवालों के जवाब पाने के लिए हम इतने उतावले थे, उनके जवाब पाने में गोपाल मराठा ने जरा भी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं, क्योंकि वो बीवियां बदलते थे कि अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।